अगर आप एसआईपी करते हो, लमसम करते हो, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार करना चाहते हो, अगर आप एक 10 साल में बहुत बड़ा फंड तैयार करना चाहते हो, तो जो आज मैं आपके सामने तरीका रखूँगा ये हर एक तरीका को पछाड़ सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना हो अपने स्ट्रैटेजी पे, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे। जी हाँ, अगर आज के स्ट्रैटेजी को आपने म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर दिया, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर दिया, तो लॉन्ग टाइम में आपका रिटर्न भी अच्छा होगा और आपका यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। देखो, पैसा हर जगह बनता है, लेकिन कहीं रिस्क ज़्यादा होता है, कहीं रिस्क कम होता है। जैसे जैसे रिस्क हाई होता है वैसे वैसे पैसा ज़्यादा बनने का चांस होता है। लेकिन जो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसमें रिस्क भी कम होगा और रिटर्न हायर होने के चांस भी ज़्यादा होंगे। और देखो, ऐसे तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वाकिफ होंगे। जो ये आज तरीका मैं बताऊंगा, इस तरीके के साथ आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइम टू टाइम इस तरीका को आप फॉलो करते जाओ। आप 10 साल में ही एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हम एसआईपी करते हैं, उस एसआईपी को आप एक फ़िक्स डेट सेलेक्ट करके और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करो। बहुत ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं, क्या मैं एसआईपी को 10 पार्ट में डिवाइड करके मंथ के 10 दिन यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। कई ऐसे इन्वेस्टर ये भी मेरे से पूछते हैं कि एसआईपी को मैनुअली करूँ कि जब मार्केट सस्ता हो तो वहाँ पे हम एसआईपी कर दिए लमसम के तौर पे। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्या मैं एसआईपी को बंद कर दूं जब मार्केट हाई हो और जब मार्केट लो हो तो फिर से एसआईपी को स्टार्ट करूं। देखो, ये गलती आपको नहीं करना है। एक पर्टिकुलर डेट को आप एसआईपी रखो। जी हाँ, मार्केट कैसा भी हो, आपको एसआईपी नहीं रोकना है। एसआईपी तब रोकना है जब आपको 10 साल का गोल है और 9 साल कंप्लीट कर चुके हो, तो वहाँ पे आप एसआईपी रोक सकते हो। फिलहाल शुरुआती दौर में या फिर कहीं मिड में आप स्टैंड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एसआईपी नहीं रोकना चाहिए। मार्केट का लेवल कोई भी नहीं बता सकता कि आने वाले समय में कितना हाई होगा, कितना लो होगा, किस हाई को फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा। तो एसआईपी ही एक ऐसा टूल है जो आपके हाई प्राइस को भी वहाँ पे धीरे धीरे एवरेजिंग में करके बेनिफिट आपको देता है, और मार्केट अगर गिरा भी रहेगा तो भी आपको लंबे समय में वहाँ पे एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको एसआईपी नहीं रोकना है, एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करो और अपने एसआईपी को कंटिन्यू करो। एक दूसरा स्ट्रैटेजी इसमें आपको और ऐड करना है, हालांकि अधिकतर इन्वेस्टर वाकिफ होंगे इससे। अपने एसआईपी के साथ 10 से 15% का एक स्टेप अप करो। इट मीन्स कि आपको हर साल अपने सैलरी के इंक्रीमेंट के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपका सैलरी यहाँ पे करीबन 10,000 इंक्रीज़ हुआ है, तो आप वहाँ पे 1,000 रुपये कम से कम अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीज़ ज़रूर करो। अब अगर ये स्ट्रैटेजी आप 10 साल में करीबन 10 बार करते हो तो वाकई में आपका जो एक 15 साल का गोल है वो 10 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बड़ा फंड तैयार हो सकता है। एक एसआईपी आपको करते जाना है पर्टिकुलर डेट पे, और उसके साथ ईयरली आपको 10 से 15% का यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी करना है। हर साल आपको एसआईपी बढ़ाना है। सपोज दैट कि आपने 2025 में जनवरी में 10,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट किया था, तो आप ठीक जनवरी 2026 में उसको आप 11,000 अपना एसआईपी सेट कर दें। हर साल आप बढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो एक टारगेट है वो काफ़ी जल्दी अचीव हो जाएगा और 10 साल में काफ़ी बड़ा फंड तैयार हो सकता है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो ही करना है। जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो वैसे आपको अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करना है। इसे पॉइंट को समझो। एक सिंपल 2 तरीका जो अधिकतर इन्वेस्टर वाकिफ होंगे। अब आपको ना हर 1 साल 1.5 साल पे अपने पोर्टफोलियो में ये ज़रूर चेक करना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन कैसा है। जब आपकी उम्र कम हो, आपके पास रिस्क का कुछ वैसा प्रोफाइल देखने को ना मिले, आपके पास कोई यहाँ पे लाइबिलिटीज़ ना हो, काफ़ी कम रिस्क है, आप वहाँ पे अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को इंक्रीज़ करें। सपोज दैट कि आपके पास 10 साल का ड्यूरेशन है, आपको बहुत बड़ा फंड तैयार करना है,
तो शुरुआती आप 5 से 6 साल अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को इंक्रीज करें। अब उसके बाद आप वहाँ पे अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को कम करें एसआईपी के थ्रू। जी हाँ, मान लो कि अगर 40 से 60% का एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरुआती दौर में रख रहे हो, तो ठीक 6 साल के बाद आप वहाँ पे अपने जो मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन है 30 से 40% पे लेकर आए और लार्ज कैप के एलोकेशन को आप वहाँ पे इंक्रीज कर दें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या है कि आपका रिस्क जो है वो भी मिनिमाइज होता जाएगा। शुरुआती दौर में जो आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाया है वो 10 साल के बाद वो काफ़ी बड़ा फंड तैयार करेगा और रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो आप रीबैलेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। हर साल 1 साल 1.5 साल में आपको रीबैलेंसिंग यहाँ पे करना चाहिए। अब देखो, इस रीबैलेंसिंग के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ टैक्स का भी बेनिफिट लिया जाए। टैक्स का बेनिफिट इट मीन्स कि कई ऐसे इन्वेस्टर वाकिफ होंगे एक ऐसे टर्म से, टैक्स हार्वेस्टिंग। इट मीन्स कि वैसा प्रॉफिट जो लंबे समय का हो। हर साल आपको 1,25,000 के प्रॉफिट को रिडीम करना है, उसको फिर री इन्वेस्ट कर देना है। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपने पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पे प्रॉफिट आपका करीबन 2 लाख रुपए के करीब में है। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे 4 लाख रुपए के करीब में है और वो जो 2 लाख का प्रॉफिट है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अप्लाई नहीं हो रहा। इट मीन्स कि लंबे ड्यूरेशन का वो इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पे आपको उतना यूनिट रिडीम कर देना है जिससे जो वहाँ पे 1,25,000 का प्रॉफिट है वो वहाँ पे अचीव हो जाए और उसको फिर से पराग परिक फ्लेक्सी कैप में री इन्वेस्ट कर देना है। रिडम्पशन के बाद जब आपके अकाउंट में पैसा आए तो फिर से उसी फोलियो में आपको री इन्वेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो हर साल आप 1,25,000 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का छूट मिल रहा है, 10 सालों में करीबन आप 12 से 13 लाख रुपए पे आप टैक्स बचा सकते हो। और देखो, अभी मैं सिर्फ 1,25,000 की बात कर रहा हूँ। अगर इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप 2 प्रोफाइल में डिवाइड कर दोगे, एक हस्बैंड का प्रोफाइल और एक वाइफ के प्रोफाइल से, तो आपको साल का 2,50,000 का टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे लंबे समय में 10 साल में करीबन 25 लाख रुपए पे आपका कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो रीबैलेंसिंग के साथ साथ आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करना है। हर साल अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप जब 10 साल में पैसा रिडीम करने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपके 25 लाख पे तो टैक्स नहीं लगेगा। जो प्रॉफिट है 25 लाख का, उस पे तो आपने ऑलरेडी उस प्रॉफिट को प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया। और कुछ प्रॉफिट होगा भी तो उस पे जो टैक्स लगेगा जो मामूली सा टैक्स होगा, जो कि अगर आप नहीं करोगे तो वो बहुत बड़े अमाउंट में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, इसके साथ ही साथ मैंने तो हर साल आपको बता दिया कि एग्जैक्टली रीबैलेंसिंग करना है, टैक्स हार्वेस्टिंग करना है। उसके साथ ही साथ एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रैटेजी है, मार्केट अगर अपने हाई से करीबन 10 से 15% टूटता है तो वहाँ पे एक अच्छा अमाउंट लमसम करो। ये आपके प्रॉफिट परसेंटेज को करीबन 5% इंक्रीज कर सकता है। अगर आप इस 10 साल के ड्यूरेशन में, 10 साल में बहुत बड़ा फंड तैयार करना चाहते हो, तो इस 10 साल के ड्यूरेशन में अगर मान लो हर साल 1 या 2 बार आप लमसम करते हो इस स्ट्रैटेजी से, तो 5% एनुअल रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। देखो, आपको एसआईपी पर्टिकुलर डेट पे करना ही करना है, हर साल स्टेप अप एसआईपी ज़रूर करना है। उसके साथ ही साथ रीबैलेंसिंग करते रहना है। साथ में साथ आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का भी ध्यान देना है और जो लास्ट पॉइंट है, गिरावट में आपको लमसम करते जाना है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अप्लाई कर दोगे, आपको कोई भी तरीका नहीं ढूंढना है कि मेरे म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे बनेगा। हाँ, फंड का सिलेक्शन भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बुरे फंड के साथ हो। लेकिन अगर आप एक बुरे फंड के साथ भी हो और ये स्ट्रैटेजी अगर अपनाते हो तो भी आपका रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी इजी है, हर एक इन्वेस्टर को इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए, जिससे वो अच्छा रिटर्न अचीव कर सके, छोटे समय में बड़ा फंड तैयार कर सके। अब आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।